हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 10th की है और विषय है विज्ञान। बेटा, ये वर्कशीट 4 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, जैव प्रक्रम शोषण। हमने पिछली वर्कशीट में भी शोषण के बारे में, शोषण तंत्र के बारे में अच्छे से समझा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अगर आपने पिछली वर्कशीट नहीं की है और आपको भी कुछ कन्फ्यूज़न है उसके अंदर, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं बेटा। तो आइए देखते हैं। मानव श्वसन प्रणाली को विस्तृत रूप से कार्यों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुहाओं और नलिकाओं को आपस में जोड़ने वाली प्रणाली को फुफ्फुस में वायु का संचालन करती है। देखिए कौन कौन सी प्रणाली है। एक तो वह प्रणाली जहाँ क्या होता है, गुहाओं और नलिकाओं को आपस में जोड़ने, जैसे कि हमने देखा था कि क्या होता है, पहले नाक आता है, फिर ग्रसनी आती है, तो क्या होता है, इनको जोड़ने वाली एक तो ये तंत्र हो गया अगर कार्यों के आधार पर विभाजित करें। और एक वह प्रणाली जहां श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। और एक क्या है, जहां पे गैसीय, हमें क्या चाहिए, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ना कि हमारे पूरे शरीर तक पहुंच सके। तो एक तो क्या हुआ कि इसके अंदर एंटर कर रही है, जिसलिए सारी जो अंग हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं। और एक क्या है जहां पे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, नाक। हमने पिछली वर्कशीट में डायग्राम भी देखा था। हमने देखा था कि क्या था, सबसे पहले नाक था, नासाद्वार थे, जहां से क्या हो रही है, जो वायु है एंटर कर रही है, वायु को गर्म और फिल्टर रखता है। तो नाक का क्या कार्य है बेटा, यह क्या करता है, वायु को गर्म और हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रखता है। और क्या रखता है, गर्म रखता है। उसके बाद हमने देखा था कि क्या ग्रसनी आती है। ग्रसनी क्या था, जहाँ पे फूड की पाइप और ये दोनों के लिए कॉमन पथवे था। हमने देखा था कि कॉमन जो रास्ता है वो था जहाँ से फूड भी आ सकता है और एयर भी आ सकती है। ग्रसनी वायु के लिए मार्ग जो श्वसन नली की ओर जाता है। तो यहाँ से हमने देखा था कि दो रास्ते जाते हैं, एक कहाँ जाता है, खाने के लिए जाता है, और एक कहाँ जाता है, श्वसन के लिए जाता है। तो यहाँ से ग्रसनी से होके, आपको थोड़ा डायग्राम समझ नहीं आ रहा होगा, ये श्वसनी ग्रसनी से होके ये कहाँ जाती है, जो वायु है वो कहाँ जाती है, ये देखो अगर हम इसका लेते हैं तो ये जाती है आगे हमारे श्वसनी में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने स्वर यंत्र भी देखा था, वॉइस बॉक्स देखा था, जो क्या कर रहा था कि खाने को सीधा ही वहाँ पहुँचाने में मदद कर रहा था कि वो कहाँ ना पहुँच जाए, श्वसन खाने वाली नली में ना पहुँच जाए। उसके बाद आता है श्वास नली। ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ती है। अब श्वास नली क्या करती है, देखो ये क्या थी, ये ग्रसनी थी, और आगे जाके ये जो यहाँ पे हमने देखा था, ये क्या है, श्वास नली। ये क्या है, सॉरी, श्वसनी। ये क्या है, श्वसनी। ठीक है। तो यहाँ की नली को हमने क्या कहा था, हमने यहाँ पे श्वास नली कहा था। इसको आप पीछे जब समझे ना तो अपनी बुक एनसीईआरटी खोल के बैठे और डायग्राम देखते रहें साथ साथ में, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो ये बीच में क्या है, श्वास नली है, जो क्या करती है, ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ती है। और इसके ऊपर हमने देखा था कि क्या थे, उपास्थि वलय थे इसके ऊपर। याद है पिछली वर्कशीट में किया था बेटा हमने। इसके ऊपर क्या है, उपास्थि वलय नामक संरचना होती है, जो क्या करती है, यहाँ से तो जो संरचना, ये देखो जो श्वसनी जा रही है उसके साथ बंधी रहती है, ये उपास्थि वलय संरचना होती है, जो क्या करती है, अगर हवा का दबाव कम या ज्यादा हो जाता है तो उसको चिपकने नहीं देती एकदम। जैसे अगर पाइप, मान लो अगर पाइप में प्रेशर कम हो जाएगा तो पाइप पिचक जाएगी ना, तो ये भी एक पाइप जैसे ही है, तो इस पाइप को ये पिचकने नहीं देती है। तो देखो क्या लिखा गया है, ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ती है श्वास नली, उपास्थि वलय संरचना प्रदान करते हैं, और ये इसकी क्या एक संरचना फिक्स करते हैं। देखो बार बार में अगर आपके साथ ये जैसे पाइप के बाहर हम एक वो लगा देते हैं, एक रिंग लगा देते हैं, तो क्या होती है, उसकी शेप फिक्स रहती है, और श्वास नली को खुला रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो अंदर से इसकी तरफ से, ये जैसे यहाँ पे बाहर की तरफ और अंदर से इसकी तरफ चिपके हुए हैं। जैसे कि आप अपनी अगर फिंगर पकड़ेंगे, फिंगर को दूसरे हाथ से पकड़ते हैं, तो देखो क्या होगा, टच होगा, तो ये क्या करेगा, ये उसको पकड़ने का काम करता है। मतलब वो जो श्वास नली है उसको क्या करता है, खुला रखता है। श्वास नली में श्लेष्मा के साथ सीलिया नामक महीन बाल होते हैं। अब अगर श्वास नली के अंदर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सीलिया कहा जाता है, छोटे छोटे बाल। ठीक है। ये क्या करते हैं, जो वायु को फुफ्फुस तक पहुंचाने से पहले फिल्टर कर देते हैं। अब देखो जैसे मान लो पहले तो श्वास नली का साइज बहुत छोटा इतना है, और उसमें भी क्या है, आपके बहुत छोटे छोटे बाल जिन्हें सीलिया कहा जाता है वो है, तो वो क्या करते हैं, एक फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद आता है श्वसनी। अब यहाँ पे हम पहुंच गए। अब ये क्या है, श्वसनी। ग्रसनी के अंत में इन दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, ये फुफ्फुस में प्रवेश करते हैं। अब हमने जब डायग्राम देखा था तो हमने देखा था ना कि आगे जाके जब ये वाली बात हुई थी तो आगे जाके दो भागों में विभाजित हो जाती है ना। तो ये क्या कह रहा है, ग्रसनी के अंत में ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और ये फुफ्फुस में, फिर यहाँ से क्या था, फुफ्फुस में प्रवेश करते हैं। ठीक है।
अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। या अब हम पढ़ते हैं फुफ्फुस के अंदर का वह प्रणाली जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसीय आदान प्रदान हो रहा है। तो अब देखिए हम एक तरफ का डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आता रहे। अब हमने क्या कहा, श्वसन श्वसनिकाएं फुफ्फुस का सबसे संकीर्ण वायुमार्ग जो फुफ्फुस की स्तों तक वायु पहुंचाते हैं। अभी हमने कहा था, अगर आपको याद हो तो ये आगे डबल या ट्रिपल खूब बार विभाजित हो जाती हैं इस तरह से। जो श्वसनिकाएं हैं सॉरी श्वसनी है वो आगे क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, जिससे हमने क्या कहा था, श्वसनिका। ये श्वसनिका भी आगे क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती हैं। तो ये क्या है, सबसे संकीर्ण वायुमार्ग है, फुफ्फुस की स्तों पर वायु पहुंचाते हैं। एकदम संकीर्ण होता है, बहुत छोटा इसका वो स्पेस होता है, यहाँ पे बहुत कम स्पेस होता है। उसके बाद आता है कुपिका वाहिनी। अब देखो जैसे कि ये देखो मैं बार बार डायग्राम हटा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए बेटा। देखो यहाँ से क्या हुआ, देखो ये अलग अलग ये ऐसे इस तरह से क्या हुई, विभाजित हो गई। ठीक है, अब हम एक का लेते हैं तो ये भी आगे क्या हो जाती है, और भी विभाजित हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जाके कुपिका बन जाती है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था। ठीक है, अब ये इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया कुपिका वाहिनी। ठीक है, छोटी शाखाओं का एक नेटवर्क जो श्वसनी से फुफ्फुस तक और अंततः कुपिका कोश में पहुंचता है। तो समझ में आया, छोटी शाखाएं, एकदम शाखाएं क्या होती है इसकी, छोटी होती हैं, और एक नेटवर्क होता है, एक जाल बना होता है फुफ्फुस तक जो पूरे फुफ्फुस में फैला रहता है, और अंततः कुपिका कोश को ये क्या है, कुपिका कोश जहां तक ये जाती है। अब देखो क्या लिखा, कुपिका। अब हम इसकी बात करते हैं। कुपिका क्या करते हैं, फुफ्फुस में कार्यात्मक श्वसन इकाइयां जहां गैसीय ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अब यहाँ पे देखो जो मेन यहाँ पे क्या होता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है उसका आदान प्रदान कहाँ होता है, कुपिका में। ठीक है, अब देखिए हम आगे यहाँ पे समझते हैं। पहले हम इधर से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था। ये देखते हैं पहले हम। देखो यहाँ पे क्या दिया, सांस लेने के टाइम पे क्या चेंजेस आते हैं और सांस छोड़ने के टाइम पे क्या चेंजेस आते हैं। तो बेटा जो ये वाली है देखो, इसको हम क्या कहते हैं, वक्ष गुहा या थोरेसिक गुहा। इसको क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अंदर जो आपको पर्पल शेड का दिखाई दे रहा है ये क्या है, फेफड़ा। ये जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, फेफड़ा। और ये चारों तरफ से देखो रिब्स से, पसलियों से क्या हुआ, घिरा हुआ है, जो उसकी प्रोटेक्शन करती है। और नीचे यहाँ पे ये क्या है, डायफ्राम। ठीक है, आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब जो ये रिब्स है ना बेटा, रिब्स क्या होती है, जो जैसे कि मान लो कि आपका हाथ है और आपने दूसरे हाथ को टच कर रखा है, समझ में आ रहा है, दोनों एक हाथ रखा उसके ऊपर दूसरा हाथ रख दिया, तो अंदर वाला हाथ आपका क्या हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। और बाहर जब आपने अगर उंगलियों से उसको रखा है तो वो क्या हो जाएंगी, रिब्स हो जाएंगी। और जहाँ पे दोनों कनेक्शन होता है वो कौन करता है, इंटरकोस्टल मांसपेशियां करती है उसको। दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, इंटरकोस्टल पेशियां कहते हैं उसे। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, ऑक्सीजन युक्त वायु लेना। अब जब सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन युक्त वायु लेते हैं। यह पसलियों से जुड़ी हुई मांसपेशियों के संकुचन के कारण होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये यहाँ पे जो मांसपेशियां हैं ना, बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां, इनमें संकुचन होता है। सबसे पहले देखो क्या होता है, पसलियां बाहर की तरफ खींचती है, उससे क्या होता है, इन पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है। जब यहाँ पे संकुचन होता है तो डायफ्राम जो है वो समतल, डायफ्राम इस शेप का था, हमने देखा था पिछली वर्कशीट में। अब जब संकुचन होता है तो डायफ्राम क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। सोचो ये डायफ्राम अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वक्षीय गुहा बढ़ जाएगी। देखो ऐसा, ये ऐसा बता देती हूँ मैं। देखो अब ये डायफ्राम कैसे, ऐसा, अगर ये डायफ्राम ऐसा चपटा हो जाएगा, सपाट हो जाएगा, समतल हो जाएगा, तो क्या होगा, वक्षीय गुहा का आयतन, पहले देखो इतना स्पेस था, अब कितना स्पेस हो जाएगा, इतना स्पेस हो जाएगा। देखो दूसरी कंडीशन में कलर चेंज करके दिखाती हूँ, दूसरी कंडीशन में कितना स्पेस हो जाएगा, इतना स्पेस हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि इसका वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ गया, इसलिए वक्षीय गुहा के अंदर दबाव कम हो जाता है। फेफड़ों के अंदर जब जगह ज़्यादा हो जाती है, हवा कम है, तो क्या होगी, बाहर से हवा जो है वायु अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो ये होता है जब हम सांस लेते हैं। अब नेक्स्ट है सांस छोड़ना। अब देखो उस टाइम पे क्या होता है, CO2 का निष्कासन होना है, CO2 बाहर निकलनी है। यह पसलियों से जुड़ी मांसपेशियों के स्थिरीकरण के कारण होता है। जो ये मांसपेशियां जुड़ी हुई है ये क्या होती है, अपने नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। स्थिरीकरण मतलब नॉर्मल पोजीशन में आते हैं, जिसकी वजह से जब वो नॉर्मल पोजीशन में आते हैं तो ऐसा जो डायफ्राम हुआ है वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन, उसकी नॉर्मल पोजीशन ऐसी है तो वो ऐसा आता है। जब देखो ऐसा आ जाएगा तो अंदर का जो स्पेस पहले इतना था वो कम हो जाएगा। अंदर का जो स्पेस है वो फुफ्फुस के अंदर, जो फेफड़ों के अंदर स्पेस है वो कम हो जाएगा। जब फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर स्पेस कम हो जाएगा तो क्या होगा, डायफ्राम गुंबद के आकार का हो जाएगा। इससे वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाएगा, वायु का दबाव कम हो जाएगा, और जिससे क्या होगा, फेफड़ों से बाहर वायु निकाल दी जाएगी।
ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप 1-2 बार पढ़िएगा, अपनी एनसीईआरटी भी साथ में लेके बैठिएगा, तब शायद आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। और धीरे धीरे ध्यान से पढ़िएगा, जल्दी मत कीजिएगा इसको समझने के लिए। तो ये है हमारा सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया कैसी होती है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे विनिमय, गैस का विनिमय कैसे होता है। तो देखिए क्या है, फुफ्फुस के अंदर कुप्पिका एक सतह उपलब्ध कराती है। अब देखो हम कुप्पिका की बात करते हैं, जैसे कि ये है कुप्पिका, ठीक है, एल्वियोली बोलते हैं इसको। तो ये एक सतह उपलब्ध कराते हैं जिसमें गैसों का विनिमय होता है। यहाँ पे ये होता है गैसों का विनिमय। कुप्पिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। ये जो कुप्पिका की ये इसकी भित्ति है ना, यहाँ पे क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। देखो आपको दिखाई दे रहा है, रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। केशिकाएं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर कुप्पिकाओं में छोड़ती है। अब देखो फेफड़े हैं, यहाँ पे ये हमारा फेफड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CO2 छोड़ी जाती है, ठीक है। जब CO2 छोड़ी जाती है, जो बाकी शरीर से आया है अपशिष्ट CO2, वो यहाँ छोड़ी जाती है। कोशिकाएं रुधिर वाहिकाओं का रुधिर कुप्पिकाओं वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब यहाँ से क्या होता है, CO2 बाहर निकलती है और उस ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। अभी के लिए इतना समझो, फिर आगे थोड़ा सा और समझाती हूँ इसको कि यहाँ से देखो, यहाँ से CO2 इसके अंदर वापस डाल दी जाती है और ऑक्सीजन को, जो ये कुप्पिका के अंदर ऑक्सीजन थी, इसको यहाँ से ही बाहर इस जो जाल होता है केशिकाओं का, उसमें पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि कैसे जाता होगा भाई, ऑक्सीजन यहाँ तक तो आ गई, क्योंकि इसके लिए सीधा पथवे था, एक रास्ता बन रहा था उससे आगे, लेकिन अब यहाँ पे एक भित्ति आ गई। अब कैसे कोशिक जो ऑक्सीजन है वो जाएगी। तो देखो जो बाकी एनिमल्स थे, जो कि हम कहेंगे कि जैसे जैसे जंतु के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण, अभी तक तो सिर्फ विसरण के द्वारा पौधों में भी हम देख रहे थे और छोटे जो जीव थे उनमें भी देख रहे थे कि विसरण के द्वारा, विसरण दाब के द्वारा क्या हो रहा था, ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों तक पहुंच रही थी। लेकिन जैसे जैसे शरीर का आकार बढ़ता है, उसकी दक्षता जो है ऐसा कर पाना मुश्किल है, विसरण द्वारा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, देखो फुफ्फुस की वायु में श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर, अब देखो जैसे यहाँ पे हमने बात की, ये क्या हो, कुप्पिका हुई, तो यहाँ पे जो रुधिर वाहिकाएं हैं, जो केशिकाएं कही है, यहाँ पे क्या होता है, एक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, जिसको क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, यहाँ तक तो देखो, यहाँ तक तो वायु, अब यहाँ पे सोचो बहुत सारी वायु आई हुई है। अब यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन भी है, ये ऑक्सीजन को यहाँ, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को ये यहाँ भेज देती है, और यहाँ पे एक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उसको अपनी तरफ खींच लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ठीक है। अब देखो, अब समझो, फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन, श्वसन वर्णक जो है वो ऑक्सीजन लेकर ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो कहाँ पे पहुंचाते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। तो क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये कुप्पिका है, यहाँ पे रुधिर वाहिकाओं का जाल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है बहुत सारा, तो वो क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेता है, यहाँ से ऑक्सीजन को एंटर करवा लेता है और CO2 को यहाँ पर छोड़ देता है, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, उच्च बंधुता रखना का मतलब कि उसे अपनी ओर आकर्षित करता है, बंध बनाने के लिए तैयार रहता है उसके साथ में, ठीक है। यहाँ पे बना देता है। अब इसके लिए तो अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हीमोग्लोबिन भी 2 पार्ट्स में टूट जाता है, हीम हो जाता है और ग्लोबिन हो जाता है, तो हम उतना नहीं समझेंगे। बस ये समझो कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन से बंध बना लेती है, मतलब उसके साथ जुड़ जाती है, और जुड़ के जैसे अब ये रुधिर के साथ जुड़ गई। अब ये हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है, ये लाल रुधिर कोशिकाओं में होता है। लाल रुधिर जो कणिकाएं होती है, RBC होती हैं, उसके अंदर होता है। तो यहाँ से RBC से होता हुआ ये पूरे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो एक बार आराम से इसको 2 बार आपको देखना पड़ेगा समझने के लिए, तो 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। NCERT जरूर पढ़िएगा बेटा, उसमें और भी अच्छे से क्लियर किया गया है। अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। उपास्थि वलय का क्या कार्य होता है, क्या कार्य होता है बेटा, हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था उपास्थि वलय का कार्य। देखो उपास्थि वलय एक तो ग्रसनी को यहाँ पे लिख दीजिएगा, सॉरी श्वास नली को यहाँ पे लिख दीजिएगा, श्वास नली को। एक तो क्या देती है, संरचना प्रदान करती है, क्योंकि ऐसी है ना, तो एक तो संरचना प्रदान कर रही है, एक क्या करती है, श्वास नली को खुला रखती है। अगर ऐसे है तो देखो चिपका के रखते हैं ना, उसको एकदम आपस में हवा का दबाव कम या ज़्यादा होने से उसको पिचकने नहीं देती है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। सेकेंड देखते हैं, बड़े बहुकोशिकीय जीवों में मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है। तो बेटा ये पूरा पैराग्राफ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके अंदर यही आएगा, या यहाँ से लिख दीजिए, फुफ्फुस में वायु श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुँचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखते हैं। यह वर्णक लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखो, सांस लेने और छोड़ने के दौरान डायफ्राम की
प्रक्रिया को समझाइए। तो बेटा ये पूरा इसके अंदर लिखिए। क्या होता है, डायफ्राम समतल हो जाता है, क्योंकि आप सीधा डायफ्राम समतल हो जाता है यहाँ से नहीं लिखेंगे बेटा, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा कि डायफ्राम समतल क्यों हुआ, क्योंकि पसलियाँ जो थी वो संकुचन हो जाता है उनके अंदर। तो क्या होगा, डायफ्राम समतल होगा, फिर वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा, जब दबाव कम हो जाएगा तो फेफड़े अंदर हवा जाएगी। और दूसरा CO2 का निष्कासन होगा, तो क्या होगा, उसका स्थिरीकरण होगा, जिससे डायफ्राम गुंबद आकार का इस शेप का हो जाएगा और वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाएगा, दबाव कम हो जाएगा और फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाएगी। तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आपको करवा दिया है बेटा। तो बेटा अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।